फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 रिव्यू एक्सरसाइज 7। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि रिव्यू एक्सरसाइज इस पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। इससे पहले जो 6 चैप्टर्स हम सॉल्व कर चुके हैं उनके रिव्यू एक्सरसाइजेस का मकसद भी यही था कि उन चैप्टर्स में मौजूद जितना भी कंटेंट है उन सब का निचोड़ उन्हीं रिव्यू एक्सरसाइजेस में एग्जिस्ट करता था। लिहाजा ये जो एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज 7, चैप्टर 7 में आपने जितना भी कंटेंट पढ़ा, जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी, जितने भी क्वेश्चंस किए, उन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ इस एक्सरसाइज में मौजूद है। यानी ये आप एक तरह से आपकी जो है ना एक रिवीजन है इस पूरे चैप्टर की। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो एक MCQs बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपने सही ऑप्शन का इंतखाब करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उनके लिए कुछ ऑप्शंस गिवन है, आपने दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है, सही ऑप्शन पिक करना है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इफ़ अ लाइन पासिस थ्रू 2 और मोर गिवन लाइंस इज कॉल्ड। अब ऑप्शंस कितने हैं इसमें? 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ट्रांसवर्सल, नंबर 2 परपेंडिकुलर लाइन, नंबर 3 पैरेलल लाइन और नंबर 4 टेंजेंट लाइन। इसका जो सही ऑप्शन है ये बनता है ट्रांसवर्सल, क्योंकि ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी कि अ लाइन पासिस थ्रू 2 और मोर गिवन लाइंस और 2 और मोर पैरेलल लाइंस। तो एक ऐसी लाइन जो 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए पास हो उसे हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्सल। इफ़ अ लाइन पासिस थ्रू 2 और मोर गिवन लाइंस दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन भी है। अच्छा जी, सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर। ऑप्शंस क्या है? इक्वल, अनइक्वल, सप्लीमेंट्री और ट्रांसवर्सल। इसमें जो ट्रांसवर्सल है ये तो एक लाइन है, ये तो एंगल की बात ही नहीं हो रही, जबकि यहाँ पे बात हो रही है एंगल की। तो आप इस ऑप्शन को तो बिल्कुल बीच से निकाल दें। 3 ऑप्शन रह गए, इक्वल, अनइक्वल एंड सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जो किसी भी यानी कि सम ऑफ द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर मौजूद एंगल्स को जब आप ऐड करते हैं तो उनका सम होता है सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री। तो यहाँ तो वो बात ही नहीं हो रही, तो लिहाजा इस ऑप्शन को भी निकाल लेते हैं। अब रह गए इक्वल और अनइक्वल। एक्सरसाइज 7.1 से पहले जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे हमने इन एंगल्स को डिफाइन किया था। कौन से एंगल्स? अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये सारे एंगल्स को डिफाइन करने के बाद हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी। उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि हमेशा पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी 2 अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, जबकि 2 अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ये इन एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने एक्सरसाइज 7.1 से पहले तफसील के साथ पढ़ी थी। तो लिहाजा इनमें 4 ऑप्शंस में से 2 तो हमने रिजेक्ट कर दिए। इक्वल और अनइक्वल में सही ऑप्शन है इक्वल। याद रखें, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ऑलवेज इक्वल, ये इन एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ थी जो हम पढ़ चुके हैं। तो सही ऑप्शन है इसका इक्वल। क्यों? बिकॉज ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अच्छा जी, अगला पार्ट है अ पॉलीगॉन विद 5 साइड्स इज कॉल्ड। वर्ड पॉलीगॉन को तो हम डिफाइन कर चुके हैं। सिंपली ये एक ज्योमेट्रिकल, जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उन सब को हम पॉलीगॉन कहते हैं। यानी ये एक ऐसी 2 डायमेंशनल फिगर होती है जिसे आप फ्लैट सरफेस पर ड्रॉ करते हैं। यानी अगर आप ये जो आपको वाइट रीजन नज़र आ रहा है, जैसे आपको ये फिगर नज़र आ रही है, आपने इस वाइट रीजन पर इस फिगर को ड्रॉ कर दिया तो ये एक पॉलीगॉन बन जाएगा। तो एक ऐसी पॉलीगॉन जिसके 5 साइड्स हो उसे क्या कहते हैं? पेंटागॉन, ठीक है ना। ट्रायंगल जिसके 3 साइड्स हो, हेक्सागोन जिसके 6 साइड्स हो, ऑक्टागोन एक ऐसी पॉलीगॉन जिसके 8 साइड्स हो, तो पेंटागॉन जिसके एक ऐसी पॉलीगॉन जिसके 5 साइड्स हो। तो पेंटागॉन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अच्छा जी, 4th पार्ट है मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज 108 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री और 720 डिग्री। कह रहे कि एक रेगुलर हेक्सागोन है। अब हेक्सागोन को भी हम डिफाइन कर चुके हैं, रेगुलर हेक्सागोन को भी हम डिफाइन कर चुके हैं। रेगुलर हेक्सागोन एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसके 6 साइड्स हो, हर साइड्स की इक्वल लेंथ हो और इस हेक्सागोन के अंदर बनने वाले 6 एंगल्स की मेजरमेंट भी
सेम हो, यानी एंगल्स भी सेम हो और साइड्स की लेंथ भी सेम हो। ये इनमें 6 एंगल्स बन रहे हैं। ये देखिए, ये पहला एंगल हो जाएगा, ये दूसरा एंगल बन जाएगा, ये तीसरा एंगल, ये फोर्थ एंगल, ये फिफ्थ एंगल और ये होगा सिक्स्थ एंगल। यानी इन साइड्स की लेंथ भी सेम है और इनके अंदर मौजूद एंगल्स भी सब के सब एक जैसे। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो जितने भी एंगल्स हैं, हम ये चूँकि सारे इक्वल हैं, तो इन एंगल, किसी एक एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी? एंगल ई कितना होगा, एफ कितना हो सकता है, ए कितना हो सकता है, बी कितना हो सकता है, सी या डी कितना हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक एंगल की वैल्यू फाइंड कर दी तो बाकी एंगल भी उसी तरह ही होंगे। यही तो डेफिनेशन है ना रेगुलर हेक्सागोन की, साइड्स और एंगल दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो आप इन सब में से किसी एक एंगल को जब आप फाइंड करते हैं तो बाकी सब एंगल की मेजरमेंट भी उतनी ही होगी। इसे फाइंड करने के लिए जो फार्मूला था ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 7B से पहले या 7.2 से पहले। मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, इसके लिए फार्मूला क्या था? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब हेक्सागोन के अंदर टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने होते हैं? 720। यानी इन सारे एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे तो इन सब का सम कितना आ जाएगा? 720। इसे पढ़ते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। इस फिगर के साइड्स कितने? 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब ये है कि टोटल एंगल, सम ऑफ एंगल्स इसमें आ रहे 720। इन सारे एंगल्स को ऐड करेंगे आप, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स 6। तो 720 को जब आप 6 से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 120। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल F 120 है तो बाकी A, B, C, D और E भी कितने होंगे? 120, 120, 120 एंड 120। हर एक एंगल चूंकि इक्वल है लिहाजा हर एक एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी? 120। तो मैंने गलती से ऑप्शन डी इसमें सेलेक्ट किया है। अब आप खुद मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। 120 जो है वो सेकंड ऑप्शन है, तो लिहाजा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस स्टेटमेंट का सही आंसर है। व्हाट अबाउट 720? ये 720 है क्या? 720 इन सारे इंटीरियर एंगल्स का सम है। जब आप इन सारे इंटीरियर एंगल्स को ऐड करते हैं तो वो 720 आएगा। जबकि हर एक एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है? एक एक एंगल की मेजरमेंट कितनी है रेगुलर हेक्सागोन में? 120। कैसे कैलकुलेट किया? इस फार्मूले से। ये एक रफ वर्क है, ये ब्लू टेक्स्ट जैसे जो मैंने किया है, इट्स जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन। ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ ये जानने के लिए कि आप सही ऑप्शन का इंतखाब कैसे कर सकते हैं, लिहाजा मुझे दोबारा से उसे रिकॉल करना पड़ा आपके लिए। अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट पे मूव करते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड स्क्वायर, पैरेललोग्राम, सर्कल और डायगोनल। अच्छा, इसमें जो है ना एक क्वाड्रिलेटरल, लफ्ज़ क्वाड्रिलेटरल का मतलब है एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसके 4 साइड्स हो। तो क्या सर्कल के 4 साइड्स हो सकते हैं? इम्पॉसिबल। लिहाजा ये ऑप्शन तो बिल्कुल बीच में से निकाल ही देते। डायगोनल्स, डायगोनल्स किसी भी स्क्वायर, रेक्टेंगल या किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स के दरमियान जो लाइनें आप ड्रॉ करते हैं उन्हें हम डायगोनल कहते हैं। तो ये भी तो एक शेप तो नहीं हुई ना, डायगोनल तो अपोजिट वर्टिसेस के दरमियान डिस्टेंस हुआ। लिहाजा इस ऑप्शन को भी बीच में से हटा देते हैं। जो पहला और दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम, ये दोनों 4 साइडेड ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक, अब स्क्वायर में क्या है? इसके तो हर चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर अ क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप विथ 4 इक्वल साइड्स। जबकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन बिल्कुल यही है जो आपको नजर आ रही है। अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और मेजरमेंट में इक्वल भी होते हैं। मैं आपको ड्रॉ भी करके दे देता हूँ कि ये लगता कैसा है। ये पैरेललोग्राम, वैसे हम इसको ड्रॉ भी कर चुके हैं पहले भी, तो अब एक दफ़ा दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी इसमें जो रिवीजन हो रही है वो सही तरह से हो। ये देखिए, ये है पैरेललोग्राम। ठीक, मैं इसकी जो वो है वो एम्प्टी कर देता हूँ शेप को। ये पैरेललोग्राम है। ये 2 साइड्स अपोजिट है। अपोजिट का मतलब है आमने सामने, लेफ्ट राइट साइड आमने सामने अपोजिट है, जबकि टॉप और बॉटम साइड भी अपोजिट है। तो इनकी लेंथ भी एक जैसी है अपोजिट साइड्स की, और ये पैरेलल भी है। पैरेलल का मतलब इन साइड्स की लेंथ जितनी भी बढ़ा दे ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या मीट नहीं करेंगे, ऐसे ही सीधे रहेंगे। इसी तरह लेफ्ट और राइट साइड भी, इनकी भी लेंथ एक जैसी है और ये पैरेलल भी है, बिकॉज इनकी लेंथ आप जितनी भी सीधी बढ़ाएंगे ये कभी भी एक दूसरे को मीट, क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो सही ऑप्शन इस स्टेटमेंट का है
पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी 4 साइडेड ज्योमेट्रिकल शेप हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। अच्छा जी, 6th पार्ट है इसमें, 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल जस्ट लाइक 2 अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, जो इसका पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का। इसी तरह 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं। या फिर वही थ्योरी है जो हमने एक्सरसाइज 7.5 से 7.1 से पहले पढ़ी थी, जिसमें हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को डिफाइन किया था, अल्टरनेट एंगल्स को डिफाइन किया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को डिफाइन किया था और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को भी डिफाइन किया था। तो वहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टीज़ में ये पढ़ा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट। सो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। मूव करते हैं 7 पार्ट की तरफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, measurement of each angle in a regular pentagon is 108, 120, 135 या 720। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? मैंने टिक तो फर्स्ट ऑप्शन को किया 108, लेकिन इसे वेरीफाई भी करते हैं। वेरिफिकेशन इसी फार्मूले से होगी, यही फार्मूला। क्या है फार्मूला? नंबर ऑफ measurement of each angle is equal to sum of interior angles divided by number of sides। बिकॉज दोनों क्वेश्चन का स्टेटमेंट एक ही है। कह रहे कि पेंटागन, मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ पेंटागन। ये है एक पेंटागन जिसके 5 साइड्स हैं। अब अगर ये कह रहे हैं रेगुलर पेंटागन, तो हर एक साइड की लेंथ भी एक जैसी है और हर एक एंगल की मेजरमेंट भी सेम है, यानी हर एक एंगल भी इक्वल है। तो आप बताएं कि इसके एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी? अगर एक एंगल की मेजरमेंट जितनी होगी, बाकी सबकी भी वही होगी ना, क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो लिहाजा फार्मूला वही रहेगा, मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसी भी पेंटागन में कितने होते हैं? 540। ठीक है ना, जितने भी एंगल्स हैं, 5 एंगल्स हैं ना पेंटागन में, और हर एंगल इक्वल है। ये सारे के 5 एंगल्स इक्वल है। तो जब आप इन सारे एंगल्स को ऐड करते हैं तो इनका टोटल सम क्या आता है? 540। जैसे यहाँ पर हमने किया था हेक्सागन का कितना आता है? 720 टोटल जो इंटीरियर एंगल्स का सम है। जबकि पेंटागन का इंटीरियर एंगल्स का टोटल सम कितना होता है? 540 डिवाइडेड बाय साइड्स कितने हैं पेंटागन के? 5। तो 540 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 108। इसका मतलब है कि एंगल ई भी 108 है, एंगल ए भी 108 है, एंगल बी, सी और डी भी 108, 108 और 108 है। तो इसका जो सही ऑप्शन है कि किसी भी पेंटागन के जो इनर एंगल है, इंटीरियर एंगल है, वो कितना होगा? 108। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 8th पार्ट। इन रेगुलर ऑक्टागन हाउ मेनी साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल? जैसे कि रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन की डेफिनेशन एक ही है। एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप, अगर वो पेंटागन है तो 5 इक्वल साइड्स और 5 इक्वल एंगल्स। अगर वो हेक्सागन है तो 6 इक्वल साइड्स और 6 इक्वल एंगल्स। और अगर वो ऑक्टागन है तो 8 इक्वल साइड्स और 8 इक्वल एंगल्स। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 8, बिकॉज ऑक्टागन ही वो ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके 8 साइड्स होते हैं और हर एंगल भी इक्वल होता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 8। अच्छा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ फिगर्स गिवन है, इसमें आपने अननोन फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, आपको एक फिगर नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ इसमें कुछ गिवन वैल्यूज़ है और कुछ अननोन है जिसको आपने फाइंड आउट करना है। कौन सी है अननोन? आप देखिए, ये जो एंगल एफ है ये अननोन है, एंगल एच है ये अननोन है, और एंगल जी जो है ये भी अननोन है जिसे आपने फाइंड आउट करना है। जबकि एंगल सी की मेजरमेंट 42 डिग्री है और एंगल डी की मेजरमेंट 75 डिग्री है। अच्छा, सबसे पहले ज़रा इस फिगर को स्टडी करते हैं। फिगर में आपको एक ट्रायंगल बड़ी वाज़ेह तरीके से नज़र आ रहा है। इस ट्रायंगल का नाम है BCD या CDB, जैसा भी आप इसके पढ़ें। इसके 3 साइड्स हैं और कुछ एंगल्स जो है वो एक एंगल H इस ट्रायंगल के अंदर है और बाकी 2 एंगल्स इस ट्रायंगल से बाहर है। लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट CD इसे कंसीडर करते हैं 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। इन 2 पैरेलल लाइंस के दरमियान एक ट्रायंगल है जिसका नाम है BCD। E जो है ये इस लाइन सेगमेंट ED का एंड पॉइंट है, जबकि AB एक लाइन है, पैरेलल लाइन, और CD भी एक पैरेलल लाइन है। अब आते हैं, सबसे पहले तो इस ट्रायंगल को देखें, CDB या BCD को।
ठीक है ना। अच्छा, ट्राइंगल का में कि टोटल जो एंगल्स होता है, सम ऑफ एंगल्स, 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल्स में, तीनों का जो मजमुआ है, सम है, वो कितना होता है 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल में ये याद रखें, चाहे वो इक्विलेटरल हो, या एक्यूट हो, या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो। सो यहाँ पर भी जो ट्राइंगल है जिसमें 3 एंगल्स वाजे नज़र आ रहे हैं, बी, सी और डी, इन तीनों एंगल्स को जब आप प्लस करते हैं, जब आप ऐड करते हैं, या जब आप इनका सम लेते हैं, तो ये कितना होना चाहिए 180 डिग्री। इट्स एन एग्रीमेंट, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इट्स अ फैक्ट। जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनके एंगल्स को मेजर करके प्लस करें, तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री ही होता है। तो ये वो टूल है जहाँ से हम एच को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एच फाइंड हो गया तो जी और एफ भी आसानी से फाइंड हो सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल बी सी डी की, बी, सी और डी की। ये एक ट्राइंगल है, इसमें जो है मेजर एंगल बी कितना है यहाँ पर, एच डिग्री है जो अननोन है। एंगल सी कितना है यहाँ पर 42 डिग्री है, और एंगल डी कितना है 75 डिग्री है। तो मैंने लिखा इन दिस ट्राइंगल बी सी डी मेजर एंगल, इसे रीड कैसे करेंगे, एम स्टैंड्स फॉर मेजर, मेजर का मतलब है एंगल की पैमाइश करना, ठीक है ना। मेजर एंगल, इस सिंबल को एंगल पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अच्छा, अब एंगल बी, मेजर एंगल बी, वर्टेक्स बी पे कौन सा एंगल है, एच है, जिसे आपने फाइंड करना है, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ एच। फिर मेजर एंगल सी कितना था 42 डिग्री, ये वर्टेक्स सी पर एंगल कितना बन रहा है 42 डिग्री। और इसी तरह मेजर एंगल डी, वर्टेक्स डी पर एंगल कितना है 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 75 और 42 को ऐड करेंगे तो बनेगा 117 डिग्री, और जब आप 117 डिग्री को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -117 डिग्री, और राइट साइड पे जब आप 180 डिग्री से 117 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो डिफरेंस होगा 63 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टेक्स बी पर जो एंगल एच मौजूद है उसकी वैल्यू कितनी हुई 63 डिग्री। अब तीनों एंगल्स आपके सामने आ गए, 63 डिग्री, 42 डिग्री, 75 डिग्री, तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर होगा 180 डिग्री। तो वो जो बात थी, जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड्स की एंगल को जब आप ऐड करते हैं तो उनका सम होता है 180, वो स्टेटमेंट यहाँ से वेरीफाई हो जाती है। एच कितना आ रहा है 63 डिग्री, और एंगल सी कितना है 42 डिग्री, और वर्टेक्स डी पे एंगल कितना है 75, तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर होगा 180, जिससे ये बात साबित होती है किसी भी ट्राइंगल के अंदर मौजूद सम ऑफ एंगल्स जो है वो 180 के ही इक्वल होता है। अब आते हैं एंगल जी और एफ की तरफ। सिंस एंगल जी, मेजर एंगल जी एंड मेजर एंगल 42 और अल्टरनेट एंगल्स, द अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट। अभी आपने एमसीक्यूज में इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि अल्टरनेट एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर होते हैं। यही प्रॉपर्टी अब हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। मैंने लिखा है सिंस एंगल जी एंड एंगल एच आर अल्टरनेट एंगल्स, लेट्स चेक इट आउट। देखते हैं कि क्या वाकई एंगल जी और एंगल जो 42 डिग्री है वो अल्टरनेट एंगल्स है या नहीं। तो चले, मैंने आपसे कहा कि लाइन सेगमेंट ए बी एक पैरेलल लाइन है, जबकि लाइन सेगमेंट सी डी एक दूसरी पैरेलल लाइन है, तो फिर बी सी क्या होगी, एक ट्रांसवर्सल होगी ना, जो इस लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट सी डी को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। थोड़ी देर पहले आपने ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन भी पढ़ी कि एक ऐसी लाइन जो 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों को इंटरसेक्ट करे उसे ट्रांसवर्सल पढ़ते हैं। तो यहाँ लाइन सेगमेंट ए बी एक लाइन है और लाइन सेगमेंट सी डी एक दूसरी लाइन है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो इन दोनों लाइनों को 2 डिफरेंट पॉइंट सी और बी पर एक और लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इस लाइन को हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल। अब देखें, ये रीजन जो आपको नज़र आ रहा है इन लाइनों के बीच, इसे हम पढ़ते हैं इंटीरियर, ठीक है ना, और रीजन के बाहर जो लाइनों के बाहर जो रीजन है उसे पढ़ते हैं एक्सटीरियर। तो एंगल जी जो है वो इस ट्रांसवर्सल बी सी के राइट साइड पर है, जबकि एंगल 42 डिग्री जो है वो इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, सॉरी ये राइट साइड पर है 42, और एंगल जी जो है वो लेफ्ट साइड पर है। तो ये कौन से एंगल बनते हैं जो हमने एंगल्स पढ़े थे, इंटीरियर, अल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, उनमें से ये कौन से एंगल्स बनते हैं, ये बनते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स की डेफिनेशन ये की थी हमने कि ये एंगल्स ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे होते हैं
एक राइट और दूसरा लेफ्ट साइड पे होता है। तो आप देखिए एंगल जी इस ट्रांसवर्सल BC के राइट साइड पर है, सॉरी लेफ्ट साइड पर है, जबकि एंगल 42 डिग्री जो है वो इस ट्रांसवर्सल BC के राइट साइड पर है। तो ऐसी सूरत में एंगल जी और एंगल 42 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स होंगे, और हम जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, जिसका मतलब ये हुआ अगर ये एंगल जो इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे बन रहा है वर्टेक्स सी पे 42 डिग्री है, तो फिर इसका अल्टरनेट एंगल जो वर्टेक्स बी पर बन रहा है इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे एंगल जी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो दे आर इक्वल। अगर ये इक्वल है तो अगर ये एंगल 42 डिग्री है तो एंगल जी भी कितना होगा, 42 डिग्री। बस यही यहाँ पे लिखना है कि सिंस मेजर एंगल जी and measure angle 42 are alternate angles and alternate angles are always equal in measurement। ये आपने रेफरेंस दे दिया, इस रेफरेंस की बुनियाद पे आप कहेंगे therefore angle G और measure angle G is also equal to 42 डिग्री। तो अब आपने एंगल G को भी फाइंड आउट कर लिया। एंगल H पहले आपने फाइंड किया, कितना आ रहा था एंगल H 63 डिग्री, जबकि एंगल G अभी आपने फाइंड किया, कितना आ रहा है 42 डिग्री। अब आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल F को। यहाँ पे देखें लाइन सेगमेंट EBD या DBE, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन सिर्फ वो नहीं होती जैसे आपको AB नज़र आती है या CD नज़र आती है, ये जो CB है ना, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, यानी ये बिल्कुल कहीं पर टिल्ट नहीं हो रही या कहीं पर तिरछा नहीं हो रही है, मुड़ नहीं रही है, तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, इसको स्ट्रेट लाइन ही पढ़ेंगे हम। ठीक, तो आप गौर से देखें कि EBD और DBE एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और किसी भी स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है 180 डिग्री। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर मौजूद एंगल्स का सम या किसी भी स्ट्रेट लाइन पर एंगल टोटल कितना होता है 180 डिग्री। इनफैक्ट अगर आपके पास जो प्रोट्रैक्टर है जिसको आप डी स्केल कहते हैं, उनको भी अगर आप देखें एक तरफ से 0 होता है तो दूसरी तरफ 180 होता है। अगर लेफ्ट साइड से 0 है तो राइट साइड पे 180 है, अगर राइट साइड से 0 है तो लेफ्ट साइड पे 180 होता है। दोनों तरफ से मेजरमेंट होती है ना, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। तो आप देखिए 0 से 180 के नीचे क्या बनी होती है, एक सीधी लाइन बनी होती है, जो ये इंडिकेट करता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अब ये एक सीधी लाइन है DBE और EBD, और इस सीधी लाइन पर आपको 3 एंगल्स नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से? पहला ये है एंगल F, दूसरा एंगल G और तीसरा एंगल H। ये तीनों एंगल्स इस सीधी लाइन DBE और EBD पर मौजूद है। अगर ये तीनों एंगल्स इस सीधी लाइन पर मौजूद हैं तो इन तीनों एंगल्स का सम, या जब आप इन तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो इनका आंसर क्या होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स या एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। मैंने आपको साबित भी करके दे दिया, प्रोटेक्टर उठा के चेक कर लें, 0 से 180 तक आपको एक सीधी लाइन नज़र आएगी। तो ये तीनों एंगल्स चूंकि इस सीधी लाइन पर मौजूद है, अगर किसी भी सीधी लाइन पर 10 भी एंगल्स मौजूद हुए तो वो 10 के 10 को भी जब आप प्लस करेंगे सम 180 होगा। चाहे 20 एंगल्स हो उनको भी आप ऐड करेंगे तो सम 180 होगा, उससे एक्सीड नहीं करेगा, उससे बढ़ नहीं जाएगा, अगर तो लाइन सीधी है। ठीक, तो यहाँ पर 3 एंगल्स हैं F, G, H। अगर आप इन तीनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यानी एंगल F प्लस एंगल G प्लस एंगल H इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही कुछ मैं करने जा रहा हूँ फिगर को स्टडी करने के बाद। नाउ लाइन सेगमेंट DE इज अ स्ट्रेट लाइन। दोबारा लाइन की तरफ आते हैं, ये DE या DBE जैसे आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, तो एक स्ट्रेट लाइन है लाइन सेगमेंट DE। आगे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। मेजर एंगल F, मेजर एंगल G एंड मेजर एंगल H आर ऑन द सेम लाइन DE। ये तीनों एंगल इसी लाइन पर मौजूद है, तो देयरफॉर दे आर सप्लीमेंट्री। व्हाट इज सप्लीमेंट्री? कि किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा एंगल्स को जब आप ऐड करते हैं, अगर वो 180 आ जाए उनका सम, तो उन एंगल्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो चूंकि एंगल F, एंगल G, एंगल H इसी सीधी लाइन DE पर है, तो लिहाजा इन तीनों का सम जो है वो कितना होना चाहिए सप्लीमेंट्री, यानी 180। यही स्टेटमेंट मैंने नीचे लिखी है, मेजर एंगल F प्लस मेजर एंगल G प्लस मेजर एंगल H इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए जी आगे मूव करते हैं। चूंकि मेजर एंगल F हमने फाइंड करना है, इसे मैं एज इट इज़ रहने दूंगा। मेजर एंगल G की वैल्यू गिवन है, कितना है 42 डिग्री,
और मेजर एंगल एच की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी है 63 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 42 और 63 को ऐड करेंगे तो सम होगा 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 105 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा -105 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 डिग्री से तो डिफरेंस आ जाएगा 75 डिग्री, जिसका मतलब ये हुआ कि मेजर एंगल एफ कितना है 75 डिग्री। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स की जो स्टेटमेंट है इसे भी मैं वेरीफाई करके देता हूँ। इस स्ट्रेट लाइन डी ई पर 3 एंगल्स है एफ जी एच। एफ कितना था अभी हमने फाइंड किया, जी और एच पहले से हम फाइंड कर चुके हैं। अगर इन तीनों एंगल्स को आप ऐड करें यानी 63 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस 75 डिग्री तो तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इससे ये बात साबित होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन पर मौजूद एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, बिकॉज दे आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा जी, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं इसी क्वेश्चन का। ये एक फिगर है जिसमें मैंने कुछ वर्कआउट किया हुआ है। इनिशियल फिगर मैं पहले आपको दिखाता हूँ। मैं पहले थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, इस फिगर को, एक और, दैट्स इट। ये एक फिगर है, मैंने इस पे वर्कआउट किया है, मैं वो वर्कआउट यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना। ये है एक्चुअल फिगर इस क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर आपको 2 पैरेलल लाइंस नज़र आ रही है, जो ये एरोज इंडिकेट करते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। यहाँ इस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है 69 डिग्री, जबकि दूसरे वर्टेक्स पर, टॉप वाले वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है 37 डिग्री। इन दोनों के यहाँ पर दरमियान में एक और एंगल बन रहा है जिसे कहा गया है एंगल ई। चूँकि आपने अननोन फाइंड करने हैं तो इस फिगर में आपने एंगल ई की मेजरमेंट करनी है कि ये एंगल ई कितना हो सकता है। काफ़ी मुश्किल है इसे ऐसे फाइंड आउट करना डायरेक्टली, तो इसमें थोड़ा सा मैंने वर्कआउट किया है आपकी आसानी के लिए। वो वर्कआउट ये है, मैं दोबारा उन लाइन को विजिबल कर लेता हूँ। ये वो वर्कआउट है जो मैंने किया है। इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ये जानने की कोशिश की है कि अगर मैं इसको दोबारा हटा देता हूँ, अगर मैं इस लाइन को सीधी लेता हूँ और यहाँ दूसरे लाइन के साथ, पैरेलल लाइन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये मुझे क्या फिगर दे रहा है? फिगर ये दे रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब होगा एंगल 37 डिग्री, और यहाँ पर बनने वाला एंगल ये क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल्स। क्या होंगे? ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट यहाँ पर बनने वाला एंगल भी कितना होगा? 37 डिग्री। लेकिन ये जो एंगल ई है ये तो सिर्फ अल्टरनेट नहीं है ना। एंगल ई की जो लिमिटेशन है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ रही है, पूरे इस दूसरे लाइन को यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। जो दूसरा पैरेलल लाइन है इसे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। पता कैसे चला कि ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही? मैं दोबारा उस वर्कआउट को यहाँ पे शो कर देता हूँ। यही है ना, ये पैरेलल लाइन जो यहाँ मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ की है। तो इसका मतलब है कि इस एंगल ई का इतना पोर्शन जो है वो यहाँ पर एंगल मेजर करेगा। इतना एंगल यहाँ पे बन रहा है। ये पूरा एंगल ई तो यहाँ पे नहीं जनरेट हो सकता ना। आप देखें, ये सीधी लाइन यहाँ से जा रही है, इस दूसरे पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, जिससे ये बन जाएगी एक ट्रांसवर्सल। अगर आप ये समझते हैं कि ये 37 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट भी 37 होगा, लिहाजा एंगल ई 37 हो गया, फाइंड आउट द आंसर। नहीं, एंगल ई यहाँ पे पूरा बन ही नहीं रहा है। एंगल ई का आधा हिस्सा यहाँ पे जनरेट हो रहा है। मैं रेड लाइन से यहाँ पर ये एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो एंगल ई का आधा हिस्सा है जो इस लाइन तक आपको नज़र आ रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, और ये कितना होगा? 37 डिग्री। ये आप ये नहीं कह सकते कि एंगल ई 37 डिग्री है। अगर आप ये कहेंगे तो इसका मतलब है पूरा एंगल ई यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, जबकि यहाँ इस ट्रांसवर्सल के साथ इस एंगल ई का सिर्फ आधा हिस्सा जनरेट हो रहा है, बाकी आधा हिस्सा तो नहीं बन रहा है ना यहाँ पे। तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि 37 और 37 अल्टरनेट एंगल्स हैं, लिहाजा एंगल ई भी 37 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप इस लाइन को इंक्रीज करते हैं और इसे दूसरे पैरेलल लाइन के साथ इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या ये एक ट्रांसवर्सल नहीं बनी? बिल्कुल, ये भी एक ट्रांसवर्सल बन गई। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये एंगल 69 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल भी कितना होगा? सॉरी, अल्टरनेट एंगल भी कितना होगा? 69 डिग्री। मैं छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पे 69 डिग्री। तो अब आप ये कहेंगे कि क्या
ये एंगल 69 है और इसका अल्टरनेट भी 69 है, लिहाजा एंगल ई भी 69 है। तो यहाँ फिर वही बात आती है कि यहाँ पूरा एंगल ई कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा। अगर आप पूरा एंगल ई कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एंगल ई कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ तक आधा हिस्सा एंगल ई का यहाँ पर है और आधा इससे ऊपर चला जाएगा। लिहाजा यहाँ पूरा एंगल ई आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते एज अ अल्टरनेट एंगल ऑफ 69। तो आप ये नहीं कह सकते कि एंगल ई की वैल्यू 69 होगी। बात समझ रहे हैं ना आप? अगर आप इसे ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं तो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के दरमियान एंगल ई का आधा हिस्सा जनरेट हो रहा है, पूरा एंगल ई यहाँ नहीं बन रहा। इसी तरह यहाँ पर भी एंगल ई का सिर्फ आधा हिस्सा बन रहा था, पूरा एंगल ई यहाँ नहीं बन रहा था। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि एंगल ई या तो 37 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल्स के रूल्स के अकॉर्डिंग, या 69 डिग्री होगा अल्टरनेट रूल्स के अकॉर्डिंग। तो फिर सवाल यह है कि इसको फाइंड कैसे करें। इसे फाइंड करने के लिए मैंने एक तीसरी लाइन ड्रॉ की है जो बिल्कुल इस एंगल ई के दरमियान में से पास हो रही है, ठीक है ना। यानी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इंटरसेक्ट करके ये लाइन यहाँ से गुजर रही है जो मैंने ड्रॉ की। मैं इसको थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ, शायद ये आपको नज़र ना आए, बहुत ही पतली लाइन है। मैं इसे थोड़ा सा वेट इसकी बढ़ा देता हूँ, ये लाइन बन गई, ठीक। अब आप आ जाए इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए ये जो पहली जो 37 डिग्री थी, इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा वो भी 37 डिग्री होगा, और ये जो एंगल है 69 डिग्री, इसका भी अल्टरनेट एंगल क्या होगा? 69 डिग्री ही होगा। एंगल ई को फाइंड करने के लिए मैंने लिखा हुआ है कि 37 डिग्री एंड 69 डिग्री आर ऑन अपोजिट एंड ऑफ एंगल ई, जो 37 डिग्री है और 69 डिग्री है, ये एंगल ई के अपोजिट एंड्स पर है। ये देखिए, ये एंगल ई का एक अपोजिट एंड और ये दूसरा अपोजिट एंड, ये दोनों एंगल्स एंगल ई के अपोजिट एंड्स पर मौजूद है। एंड टुगेदर विद एंगल ई दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पर अगर मैं इस लाइन को ठीक है ना, इस लाइन को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करता हूँ, ठीक है ना, ये जो जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर मैं इसे एक सीधी लाइन कंसीडर करता हूँ तो फिर क्या ये जो 3 एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है ना, एक ये जो एंगल ई का जो ऊपर वाला हिस्सा है इस लाइन से ऊपर, दूसरा ये इसी एंगल ई का दूसरा हिस्सा जो इस लाइन के नीचे बन रहा है, तीसरा ये जो एंगल जो यहाँ बनेगा, क्या ये तीनों एंगल्स इस सीधी लाइन पर आएंगे या नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अब इसमें सवाल ये है कि एंगल ई के जो 2 हिस्से हैं वो तो अननोन है, क्या ये तीसरा एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, आप इस लाइन को ट्रांसवर्सल कंसीडर करें तो ये लाइन अगर 69 डिग्री की है तो फिर ये लाइन ये जो अल्टरनेट एंगल है ये भी कितना होगा? 69 डिग्री होगा। इसी तरह अगर आप इस लाइन को ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं और अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो फिर ये एंगल भी कितना होगा? 37 डिग्री ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 एंगल्स हैं, यानी एंगल ई का अपर हाफ, लोअर हाफ और ये तीसरा एंगल, ये तीनों एंगल इस सीधी लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पर हमेशा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। ये एंगल 37 डिग्री and angle 69 degree are on opposite ends of angle E and together with angle E they form a straight angle। जब आप इन दोनों एंगल्स को एंगल ई के साथ ज्वाइन करते हैं तो फिर ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाती है, और एक स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये देखें, इन दोनों एंगल्स को ये एंगल जो 37 डिग्री है और एंगल जो 69 डिग्री है, इनको मैंने एंगल ई है इन्हें कंसीडर किया। क्यों कंसीडर किया? बिकॉज देखिए, इनके एंगल ई के जो अपोजिट साइड्स हैं वो 37 और 69 डिग्रीज है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि इसे आप ट्रांसवर्सल कंसीडर करें। मैं एक दफ़ा फिर जूम इन कर देता हूँ इसको। ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल कितना है? 69 डिग्री। ये जो एंगल है ई का जो लोअर हाफ है, ठीक है, ये भी कितना होगा? 69 होगा। क्यों? बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये देखिए ये एक ट्रांसवर्सल है। अगर 69 इस ट्रांसवर्सल के राइट साइड पर है तो फिर ये एंगल भी 69 होगा जो इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पर होंगे।
क्यों होगा? बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। इसी तरह अगर आप इसे ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं और ये एंगल 37 डिग्री है, तो फिर इस ई का जो अपर हाफ है ये भी कितना होगा? 37 डिग्री होगा, बिकॉज ये भी अल्टरनेट एंगल्स ही है, इस ट्रांसवर्सल के राइट और लेफ्ट साइड पर है। तो दोनों अल्टरनेट एंगल्स है, लिहाजा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है कि जो ई का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये एंगल कितना होगा? 37 डिग्री, और ई का जो निचला हिस्सा है ये एंगल कितना होगा? 69 डिग्री होगा। और ये जो तीसरा एंगल जो यहाँ पे बन, ये हम फाइंड करेंगे हम, ठीक है ना। वो इस तरह से इसलिए क्योंकि ये तीनों एंगल्स इस स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। ये जो सीधी लाइन है जिसे मैं इस कर्सर से आपको दिखा रहा हूँ, ये तीनों एंगल कौन से तीनों एंगल? एंगल ई का अपर हाफ, एंगल ई का लोअर हाफ और ये जो तीसरा है। अच्छा, एंगल ई का अपर और लोअर हाफ तो आपको पता चल गया कि ये कितने हैं। ऊपर वाला है 37 डिग्री और नीचे वाला है 69 डिग्री। अब आ जाए इसके फर्दर सोल्यूशन की तरफ। हमने ये लिखा यहाँ पे रीज़न कि 37 डिग्री एंड 69 डिग्री आर ऑन द अपोजिट एंड्स ऑफ एंगल ई एंड टुगेदर विद एंगल ई दे फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल। ये बिल्कुल ये तीनों स्ट्रेट एंगल पे आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनती है वो होती है 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? एंगल ई प्लस 37 डिग्री प्लस 69 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल ई जो है उसे मैंने टोटल किसके कंसीडर इक्वल लिया? 37 और 69 डिग्री के इक्वल लिया, बिकॉज ये जो अपर हाफ है ये मैंने क्या कहा? 37 डिग्री है, और जो लोअर हाफ है ये कितना है? 69 डिग्री। तो टोटल एंगल ई कितना बना? 37 प्लस 69 डिग्री। अच्छा, इसमें मैंने लिखा है मेजर एंगल ई प्लस 37 प्लस 69 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, 37 और 69 को ऐड करेंगे तो सम बनेगा 106 डिग्री। 106 को जब आप राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो माइनस 106 हो जाएगा। 180 से जब आप 106 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 74 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल ई है उसकी टोटल कितना बन रहा है? 74 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। ये इसे मैंने कंसीडर किया स्ट्रेट लाइन। यहाँ तीन एंगल्स थे, एक इस एंगल ई का अपर हाफ, दूसरा लोअर हाफ और तीसरा ये एंगल, ठीक है ना। लिहाजा जो एंगल ई है वो कितना आया? 74 डिग्री। इसी रूल को आप इस स्ट्रेट लाइन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसे कंसीडर करते हैं स्ट्रेट लाइन, तब भी यहाँ पर तीन एंगल्स बन रहे हैं। ये देखें, दो एंगल्स ये लोअर और अपर हाफ ऑफ ई हो जाएंगे और तीसरा एंगल ये बन जाएगा। तो ये जो सीधी लाइन है इस पर भी तीन एंगल बन रहे हैं, ये दो और ये तीसरा, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि एंगल ई, आप मुझसे ये कहेंगे कि एंगल ई तो आपने फाइंड ही कर लिया। एंगल ई बन गया 37 प्लस 69, कितना आ रहा है? 37 प्लस 69 106 डिग्री। तो फिर इसे हम 180 से क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ये पूरा ट्रांसवर्सल को शो नहीं कर रहा। ये जो लाइन है ये भी हाफ ट्रांसवर्सल है और ये भी आधी ट्रांसवर्सल है, ठीक है ना। ये एक जिगजैग शेप में आपको नज़र आ रहा है। जब आप इसको सीधी लाइन कंसीडर करते हैं तो यहाँ एंगल ई के साथ एक और भी एंगल बन रहा है, और अगर आप इस लाइन को ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं तो फिर एंगल ई के साथ एक और भी एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो लिहाजा ना तो एंगल ई इस पहले ट्रांसवर्सल का पूरा हिस्सा बन रहा है और ना ही एंगल ई इस दूसरे ट्रांसवर्सल का पूरा हिस्सा बन रहा है। पहले के साथ कंसीडर करेंगे स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन पर एंगल ई तो बन गया 37 प्लस 69, लेकिन इस तीसरे एंगल का फिर क्या करेंगे? इस एंगल को फिर एंगल ई से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 37 और 69 के एडिशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिहाजा एंगल ई जो है वो इस वक्त आ रहा है 74 डिग्री। हमने दोनों एंगल्स को ऐड किया 37 और 69 और इसे 180 से माइनस कर दिया। काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं इसी क्वेश्चन पर एक और वीडियो भी जनरेट कर सकता हूँ। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 3 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल सच एज मेजर एंगल ए बी इज इक्वल टू मेजर साइड ए बी, इसे एंगल नहीं पढ़ेंगे, साइड ए बी। क्या कैसे पता चला आपको? इस ए बी के ऊपर एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही ना, इसे साइड के लिए डिनोट किया जाता है। साइड ए बी इज इक्वल टू लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ए बी सी। ये एक फिगर नहीं है, लिहाजा मैं लेंथ पढ़ूंगा। अगर कोई फिगर होता तो फिर साइड पढ़ते हैं। फाइंड लेंथ्स ऑफ बी सी एंड डी ई। सबसे पहले तो देखते हैं ए बी और बी सी कौन सा है। ए से लेकर बी तक ये लेंथ कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। और बी से लेकर सी तक ये लेंथ भी कितनी है? 3.5 ही है। क्यों? क्वेश्चन क्लियरली कह रहे हैं
ठीक है ना। आपने फाइंड करनी है, फाइंड लेंथ्स ऑफ BC एंड DE। अगर AB BC के इक्वल है तो AB की जितनी लेंथ होगी BC की लेंथ भी उतनी ही होगी ना। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनके लेंथ्स भी इक्वल होंगे ना आपस में। तो यहाँ से तो आपको इस पहले का आंसर तो फ़ौरन अभी ही मिल गया। ठीक है, तो सोल्यूशन में मैंने यही लिखा है कि गिवन यही है, सिंस लाइन AB इज इक्वल टू लाइन BC, A से लेकर B तक जितनी लेंथ है B से लेकर C तक भी उतनी ही लेंथ है ना, दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर AB 3.5 है तो BC भी कितना हो गया 3.5, तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब आते हैं DE और EF की तरफ। चूंकि ये तीनों लाइंस पैरेलल है, तीनों लाइंस पैरेलल है और इनके दरमियान डिस्टेंस भी डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस इनके दरमियान सेम है। डिफरेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ बनने वाले एंगल्स डिफरेंट हैं। वो किस तरह से देखें, इस वक्त अगर ये लाइन सेगमेंट D और E के दरमियान डिस्टेंस, E और F के दरमियान जो लेंथ है वो 2.6 है। अगर मैं इस लाइन को मज़ीद तरजा कर देता हूँ ऐसे, अब ये लेंथ 2.6 नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनने वाला एंगल डिफरेंट हो जाएगा। ये एंगल थोड़ा सा बड़ा होगा इस एंगल की निस्बत। अगर ये एंगल बड़ा होगा तो लेंथ भी डिफरेंट होगी। ये एक ऐसी बात नहीं है जो विदाउट एनी प्रैक्टिकल प्रूफ आप कह सकते हैं। आप दो ट्रांसवर्सल्स ड्रा करें, एक इसी सीध में ड्रा करें जो लेट से यहाँ पर 65 डिग्री का एंगल ड्रा कर रहा है, दूसरी ट्रांसवर्सल आप ड्रा करें जो 75 या 85 डिग्री का एंगल ड्रा कर, फिर इनकी लेंथ्स मेजर करें, आपको इनकी लेंथ्स में डिफरेंस नज़र आएगा। तो यूँ समझे, आसान अल्फाज में जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम ये कह सकते हैं ये लाइन कुछ कम तिरछी है और ये लाइन कुछ ज़्यादा झुकी हुई है या ज़्यादा तिरछी है, जिसकी वजह से यहाँ एंगल की फॉर्मेशन डिफरेंट आ रही है। लिहाजा AB की लेंथ 3.5 है और EF की लेंथ 2.6 है। वैसे जहन में तो यही क्वेश्चन आता होगा जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था कि क्योंकि तीनों लाइनें पैरेलल हैं तो इन सब में 3.5 का डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ क्यों 2.6 हुआ? वो इसलिए क्योंकि अगर एक लाइन थोड़ी ज़्यादा तिरछी हो और एक लाइन कम तिरछी हो तो उनके डिस्टेंस में, इन पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस में फ़र्क आता है। आप रफ कॉपी लें, वहाँ सीधी लाइन ड्रॉ करें और उन पे ट्रांसवर्सल दो डिफरेंट एंगल से ड्रॉ करें। एक ऐसी ट्रांसवर्सल ड्रॉ करें जो 65 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, दूसरा ऐसी ट्रांसवर्सल ड्रॉ करें जो 85 या 75 डिग्री की एंगल ड्रॉ कर रही। फिर इनकी लेंथ्स लाइंस के दरमियान मेजर करके देखें, आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन है। लिहाजा हाँ, फिर ये लेंथ्स फिर सेम रहेगी, ठीक है ना। ये दोनों की लेंथ्स डिफरेंट होगी लेकिन इस लाइन सेगमेंट EFD की ट्रांसवर्सल्स के दरमियान लेंथ इक्वल रहेगी। दोनों ट्रांसवर्सल के दरमियान लेंथ डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है ना। इनके लाइनों के पैरेलल लाइंस के दरमियान स्पेस डिफरेंट हो जाएगा। तो बहरहाल अब अगर EF 2.6 सेंटीमीटर है तो ED भी कितना होगा 2.6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये तीनों लाइनें पैरेलल है। ये वाली लाइन डिफरेंट हो सकती है AB और ED के दरमियान, लेकिन AB और BC की लाइन सेम रहेगी, DE और EF की लाइन सेम रहेगी, चाहे एंगल जितना भी डिफरेंट हो जाए। एंगल डिफरेंट होगा तो ABC और DEF के दरमियान लेंस की डिफरेंस आएगी, ठीक है ना। सो अब यही मैं वो कर रहा हूँ कि गिवन दैट ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल एंड DEF इज़ अ ट्रांसवर्सल, DEF एक ट्रांसवर्सल है, तो लिहाजा DE इज इक्वल टू EF। जितनी लेंथ DE या ED की होगी उतनी ही लेंथ EF की होगी। अगर EF 2.6 है तो ED भी 2.6 सेंटीमीटर ही होगी।